नमस्कार दर्शकों, मैं गीतांजलि कश्यप आप सभी का दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु जैन, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही साथ वो समाज के विभिन्न तबकों के लिए, निचले तबकों के लिए कार्य भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। नमस्कार। सर्वप्रथम दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज करीबन करीबन 1.5 से 2 साल हो गए हम कोविड से सरवाइव कर रहे हैं। हमें सबको पता है क्या सिम्टम है, क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं आपसे स्पेशली ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या किया जाए कि जो समस्याएं तो चलेंगी, और मुझे लगता है कि अभी और साल भर या कुछ समय चलने वाली हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें की जाएँ कि इम्यूनिटी लेवल जो है व्यक्ति का इतना डेवलप हो जाए कि ये चीज़ें अगर उस पर आए भी तो वो इजीली सरवाइव कर जाए, इजीली निकल जाए, किसी खतरनाक स्थिति में ना पहुंचे। हम इम्यूनिटी की बात करें तो सर्वप्रथम सभी जो भी बाहर अभी काम करना चाहते हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति है जिनको अपने घरेलू जिम्मेदारियों के तहत बाहर जाना पड़ सकता है, तो इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपने खान पान को सुधार करें, व्यवस्थित खाने का प्रयोग करें और साथ ही साथ योगासन करें, जिससे कि आपका इम्यूनिटी लेवल बरकरार रहे और आपके ऊपर ना तो कोविड पेशेंट मतलब कोविड की बीमारी या फिर फंगल इन्फेक्शन का असर ना हो सके। जी, आज डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पहले आई थी पहली लहर कोविड की जो थी, अब है दूसरा फेज चल रहा है। तो क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास दोनों समय में पेशेंट्स आए होंगे, तो क्या अंतर है पहले वाले में और दूसरे वाले में? कौन सी, क्या दूसरी वाली ज़्यादा घातक है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं जो पहली वाली से अलग है? 1.5 साल से चलती हुई कोरोना महामारी के तहत कई प्रकार के पेशेंट्स आए। आपके क्वेश्चन के अनुसार पहली वाली जो लहर थी वो थोड़ी सी कम घातक थी। दूसरी लहर में जो कोरोना का वायरस है वो डबल म्यूटेट है, जिसके कारण जल्दी से इन्फेक्शन फैल रहा है लोगों में। जी, तो क्या सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो सेकंड उसमें स्टेज में ज़्यादा आ रहे हैं? सिम्टम्स माने तो सभी को ये पता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो इसके चलते हुए कई बीमारियां ऐसी है जो कि हमको मालूम नहीं पड़ता, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हो गए जिनके अंदर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस बनने का ज़्यादा कारण दिखाई दे रहा है। अभी लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत इजीली हो रहा है। पहले जो फर्स्ट स्टेज में नहीं था, लंग्स इन्फेक्शन नहीं आ रहा था सामने, अभी लंग्स इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो जिनको ये चीज़ें हो रही हैं, जो लंग्स इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो रिकवरी कैसे करें जल्दी? सबसे पहले तो जो दूसरा वाला वायरस है जो कोरोना महामारी का डबल म्यूटेट है, वो डायरेक्टली लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण फाइब्रोसिस हो रहा है। और उनके लिए यही कहूँगा मैं कि आप योगासन करें, श्वास की प्रक्रिया करें, जिससे कि आपकी लंग्स की एक्सरसाइज होते रहें और आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। और अपने घरेलू डॉक्टर या आपके जो भी परामर्शदाता है उनसे समय समय पर मिलते रहें और नियमित दवाइयों का प्रयोग करें। जी, ये तो नॉर्मल लोगों की बात हुई। अब हम बात करना चाहेंगे बच्चों के लिए। क्या अभी तक आपको ऐसा लगा कि इन चीज़ों का बच्चों पर भी कुछ असर पड़ रहा है? क्या कुछ पेशेंट्स आपके पास आए हैं जो मतलब जिनका जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो 14 ईयर्स से कम है? अभी कहने में आ रहा है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है जो कि बच्चों के ऊपर घातक होगी। तो कम से कम अभी भारत देश के अंदर कुछ ही बच्चे ऐसे मिले जिनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं और वो जल्दी ही रिकवर हो गए हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो रहता है वो हम लोगों के तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जी जी, तो बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो मतलब उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो तो है ही अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, उससे एक मेंटल भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और उनमें डर है, बच्चों में भी डर है कोविड का कि हम इस चीज़ में हाथ ना लगाएं, हम उस चीज़ में हाथ ना लगाएं। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ है बच्चों को भी, तो उस बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि बच्चों को छोड़ सबसे पहले जो हमारे घर में उपस्थित बड़े लोग हैं, जैसे मम्मी हुई, पापा हुई,
वो जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित करें, जिससे कि घर में आकर बच्चे अपने आप सुरक्षित हो सकेंगे। क्योंकि आप कहीं भी जाकर टचिंग में आते हैं या कोई कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले आपका बच्चा आपसे अटैचमेंट में आता है, तो सबसे पहले उसको ही इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को डायरेक्ट ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना दिया जाए कि आप ये ना करें वो ना करें। घर में जैसे हम पहले रहते थे पहले के मुताबिक अभी भी वैसे की वैसे ही रहे, सिर्फ सुरक्षा से रहे। बाहर जाए तो मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और कम से कम 6 गज की दूरी का पालन करें। जी। अभी एक चीज़ और आई है कोरोना के चलते, ब्लैक फंगस। चूँकि आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, तो ये ब्लैक फंगस कई बार सुनने में आ रहा है कि लोगों की आंखें निकाल देनी पड़ रही हैं, या तो एक आंख या दोनों आंख निकाल दी जा रही हैं। तो ये एक्चुअली ब्लैक फंगस है क्या, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? एक्चुअली ब्लैक फंगस जो है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये 4 स्टेज में होता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के कारण फैलता है। पहला जो स्टेज होता है वो नाक और म्यूकोसा के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, जिसका, और जो सेकंड स्टेज होती है वो डायरेक्ट हमारे साइनस पे अटैक करती है, और थर्ड स्टेज में ये अपने आँखों पर इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी बीच में ब्लैक फंगस आया था, इसके बाद नाम सुनाई दे रहा है पिंक फंगस, वाइट फंगस, कुछ दिन पहले ग्रीन फंगस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ब्लैक फंगस के बाद में 3 नाम और आए हैं, जिसमें वाइट फंगस, येलो फंगस और ग्रीन फंगस भी आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा चेस्ट में यानी अपने फेफड़ों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। और इसकी जो जांच पड़ताल है, जो कि टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर होते हैं, जो कि लंग स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोगों के तहत ज़्यादा की जा रही है। ओके। मैं ये जानना चाहूँगी, क्या इसका कारण कोरोना है या कोरोना से रिलेटेड है, और इनका ट्रीटमेंट कैसा किया जा रहा है? ये कोरोना की जो वैक्सीन्स होती हैं या जो कोरोना का ट्रीटमेंट है, वही इन फंगस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वही इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसके लिए स्पेशली एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 2 से 3 हफ्तों तक लगातार हमको इंजेक्शन का उपयोग करना पड़ रहा है अभी। ओके, मतलब इसके जो इंजेक्शन है वो अलग प्रकार के इंजेक्शन हाँ, हैं, जैसे रेमडेसिविर चल रहा था कोरोना ये के लिए। एक एंटीवायरल इंजेक्शन है रेमडेसिविर, और जो एंटी फंगल इन्फेक्शन आते हैं वो कुछ अलग होते हैं। ओके। मैं ये जानना चाहूँगी, चूँकि हमें जैसा पता चला है कि आप जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन भी हैं पेशेंट्स और जो हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं पेशेंट्स, आप दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी आप सेवा दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो होम क्वारंटाइन है और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन पेशेंट्स में रिकवरी रेट में क्या अंतर है, उनके सिम्टम्स में क्या अंतर है, और क्या अलग अलग समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं दोनों में? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी पेशेंट होम क्वारंटाइन नहीं होना चाहता आज की तारीख में। जी। लेकिन कोरोना के सेकेंड स्टेज का जो विकराल रूप हमारे सामने नज़र आ रहा है, उसके कारण हॉस्पिटल में कहीं भी जगह नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिले, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे समय पर, उस कारण पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन हमको करना पड़ा। और आपके सवाल के अनुसार ऐसा है कि हॉस्पिटलाइज होने से पेशेंट और जो घर में होम क्वारंटाइन है, दोनों में रिकवरी रेट कितना है? रिकवरी रेट की बात कहें तो जो हमारे इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, लगभग 70 से 80% जिनको कोरोना हो चुका है, उनको हम होम क्वारंटाइन करने से ऑलरेडी मना करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे वेंटिलेटर हो गया, बाईपेप्स हो गए, जिनको उनको सांस लेने में जो तकलीफें होती, उसका इलाज हम बिना मशीनों के घर में नहीं कर सकते। तो हमने लोअर दैट 50% जो भी पेशेंट्स थे उनको ही होम क्वारंटाइन किया, और जो भी जनरल दवाइयाँ होती है उनके द्वारा ही उनको ठीक किया गया। जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो वैक्सीनेशन में एक बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली हुई है कि वैक्सीनेशन नहीं लगाना। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगी, पहली बात तो, कि एक स्टेज में लगाई जा रही है वैक्सीनेशन। पहले 60+ वालों को लगाई गई, अब 18+ वालों को अभी किड्स के लिए बन रही है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले 60+ वालों को क्यों लगाई जा रही है, बाद में यंगस्टर्स को लगाई जा रही है। तो क्या कारण है साइंटिफिकली इसका? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोरोना का विनाश करना है हमें, तो हमें वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है वैक्सीनेशन करना।
और जो कि हमारी आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो हमारे देश में या पूरे विश्व में एक गाइडलाइन दी गई थी कि 80 साल से लेकर 60 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति जो भी उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद 45 वालों को किया जाएगा। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शारीरिक जो क्षमता होती है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। तो इन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण सबसे पहले इनको डोज दिए गए कि जिसके कारण इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। और जो सेकेंडरी है 45 वर्ष से जहाँ तक का आपको लिमिट दिया गया, उसमें ऐसा कि कुछ बीमारियां जिनको होती है, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को कैंसर है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो उन लोगों को उस बीमारी के सर्टिफिकेट के अनुसार कोरोना वैक्सीन लगाया गया। और तीसरी बात आपने रखी थी कि बच्चों के अंदर जो आने वाली वैक्सीन है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो देश में हर व्यक्ति जो भी है उन सभी को कोरोना की वैक्सीन लगवाना है। साथ ही साथ अपने परिवार में सबसे नाजुक अंग जिसको हम बच्चे कहते हैं उनको भी सुरक्षा करना है। और आने वाले समय में जो भी कोविड-19 की बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन आएगा वो भी हमें करवाना है, जिससे कि उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें। जी, एक भ्रांति की जब बात आपने कही, मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत भ्रांति फैली हुई है कि अगर हम इंजेक्शन लगवा लेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसी जो जनरल आम जनता में जो चीज़ें हैं, तो कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, कई एजुकेटेड लोग भी हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं, फिर भी वो वैक्सीनेशन नहीं करवाए इस डर से कि कहीं ना कहीं इसका कुछ नुकसान होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो क्या वाकई में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर क्या कारण है जिससे इनकी भ्रांति दूर हो? देखिए, भ्रांतियों का तो क्या है कि वैक्सीनेशन के चलते हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग है। मैं कुछ सोचता हूँ, आप कुछ सोचते, जनता कुछ सोचती है, हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते जी। परंतु वैक्सीनेशन हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बना है और जो भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है उसके ऊपर पहले ही हम एक्सपेरिमेंट करके उसका पहले ही जो भी अपना क्या बोलते हैं रिजल्ट आने वाला है उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही उसको मार्केट में उतारा जाता है और उसके बाद ही ह्यूमन के ऊपर हम प्रयोग करते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनता है, क्योंकि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो पूरा अप्रूव्ड है कि इसके लिए शारीरिक रूप से इसमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। सिर्फ मैं उन लोगों के लिए स्पेशली यह कहना चाहूँगा जिनको शुगर है, जिनको हाइपरटेंशन है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो सिर्फ वैक्सीनेशन करने के पहले अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर सलाह लें कि अभी की स्थिति में मुझे वैक्सीनेशन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जी। उनकी जैसे शुगर कंट्रोल है तो वो आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आपके परामर्शदाता आपको सही सलाह देंगे और वो भी ऐसा मना नहीं करेंगे कि आप वैक्सीनेशन ना कराएं। वो एक समय अनुसार या तो समय को बढ़ा सकते हैं या समय को घटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग रिकवर कर गए हैं, जैसे आपने बताया कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, इस कारण से 3 महीने या 6 महीने बाद उनका वैक्सीनेशन होगा, लेकिन ये जो लोग जो रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा से भी कह रहे हैं कि रिकवरी रेट जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो क्या प्लाज्मा कब तक डोनेट कर सकते हैं और कितनी बार डोनेट कर सकते हैं? एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेज आया था कोरोना का और आने वाले 2 मंथ्स बिफोर में आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को भी बंद कर दिया है। प्लाज्मा थेरेपी अभी यूज़ नहीं की जा रही है जिस तरीके से हमको गाइडलाइन आई है जी। और रही बात प्लाज्मा डोनेशन की, तो कोविड-19 का जो भी पेशेंट ठीक होकर आया है उसके 15 से 20 दिन बाद, जब भी 1 महीने बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, उसकी एंटीबॉडी टेस्ट कराए पहले और अपनी एंटीबॉडी अच्छी होने पर ही डोनेट करें। जी जी। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हिमांशु जैन, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं और साथ में समाज सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जैसे कि अभी सभी लोग इस समस्या से ग्रस्त थे कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और हम लोगों ने ये जाना कि आपको आपके शहर में डॉक्टर ऑक्सीजन के नाम से जाना जा रहा है तो क्या कारण है, कुछ इस बारे में विस्तार में बताएं। देखिए, ऑक्सीजन की कमी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है और लेकिन लोगों की कुछ मदद की गई मेरे द्वारा, तो लोगों ने मेरा नाम डॉक्टर ऑक्सीजन के रूप में रख दिया। एक्चुअली कहीं से मुझे पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले थे, तो उस ऑक्सीजन के क्राइसिस को देखते हुए मैंने अपने तरफ से अपनी जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स है उसके ऊपर मेरा नंबर, मेरे साथियों का नंबर डाल के
वो एक प्रेरित किया कि भैया जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है आप वो हमसे संपर्क एनी टाइम कांटेक्ट कर सकता है। जी जी। और लगभग इंदौर को छोड़ के देवास, रतलाम, खंडवा, खरगोन तक मेरे द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। और जिन ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करे हुए पेशेंट की जान बची, उनके परिवारों ने और उनके घर में रहने वाले सदस्यों ने मुझे फ़ोन करके बहुत धन्यवाद भी दिया, और मुझे सभी ने वो डॉक्टर ऑक्सीजन के नाम से। हाँ, ये एक बहुत अचीवमेंट है कि आप एक पेशे से तो जो डॉक्टर हैं उसके साथ आप समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो एक कोविड के दौर में जो सोशल जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को, सामाजिक तौर पर सामाजिक जो समस्याएं आ रही है सर्वाइव करने में, तो ऐसी क्या समस्याएं आपने देखी और उनका निराकरण कैसे किया? देखिए, सबसे पहले जीवन जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है जी। मेरे नज़रिए में। सबसे पहले जीवन जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन के चलते हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने घर को और अपना पेट पाल सके। तो उस तहत हमें सबसे पहले ये देखा कि सबसे पहले भूखमरी फैल रही थी, जिसमें कि जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। और कुछ लोग बाहर से भी यहाँ आकर नौकरियाँ करते हैं कि गांव में काम नहीं है तो शहर में जाके करें। उस समय उनको जाने आने का साधन भी नहीं था कि हम कम से कम घर पहुँच सके। लॉकडाउन के तहत शासकीय प्रणाली के अनुसार इतनी कस्बे पे हमेशा वो रखी गई थी सिक्योरिटी कि वो बाहर आ भी जा नहीं सक रहे थे। जी और जी। उसमें हमने यही कोशिश करी कि हमारे कुछ साथी संगी मिलकर उनको घर घर जाके कच्चे अनाज का पैकेट वहाँ पर प्रोवाइड करवा प्रोवाइड रहे कराया, थे। जी जिससे जी। कि कम से कम 7-7 दिन का अनाज उनको प्रोवाइड कराया, जिससे कि उनका घर चल चल सके। सके। जी जी। और फिर भी उनको और भी नंबर्स प्रोवाइड करें कि हमारे अलावा भी कुछ संस्थाएं काम कर रही है, आप वहाँ से ये संपर्क होने कर के सकते बाद में आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हैं। जी जी। ये तो हुई बात भोजन की, जो लोग रोज़ का कमाते हैं रोज़ का खाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत मदद करी। ये बहुत एक नोबल आपने वर्क किया। साथ में एक ये समस्या भी हमने देखी कि जो पेशेंट है जो कोविड से ग्रस्त हैं, उनके पास भी ये समस्या आ रही थी कि वो जो वैक्सीनेशंस हैं या जो मेडिकल, अब जब फर्स्ट फेज़ में तो गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया था, जब सेकंड फेज़ में तो जो गवर्नमेंट फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उस कंडीशन में जो मेडिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, फाइनेंशियली ट्रीटमेंट में, उसमें आपने कैसे मदद की? ट्रीटमेंट के लिए मदद ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी समय पर। तो कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होने के कारण ऐसा हो सकता है कि कोई दवा मार्केट से हम स्लिप पहुंचा देते थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन हो जाता था। किसी को नहीं मिल पाता था, वो हम भी खुद साइन करके दे देते थे कि आप इनको प्रोवाइड करा दो। कम से कम पूरा पैसा नहीं, कम से कम 30% 40% लेस करके उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करा रहे थे। और जिन गरीबों के पास पैसा नहीं था दवाई खरीदने के लिए, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सलाह दी जा रही थी कि आप वहाँ जाकर दवाइयाँ कलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि पेशे से एक डॉक्टर होना ऑलरेडी एक नोबल कॉज ही है, लेकिन चूंकि कोविड के समय एक ऐसा समय है कि हर घर में, भले आप डॉक्टर हो, आप पुलिस वाले हो, कुछ भी हो, एक डर है। तो आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया कि आप डॉक्टर के नाते तो कोविड पेशेंट को तो ट्रीट कर रहे हैं, साथ में आप सोशली ने समाज में जाके जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए सोशली फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हैं, तो कैसा क्या सपोर्ट रहा और क्या कुछ मतलब दिक्कत आई आपको? देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी आती है। इस समाज में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। तो हर भक्त की यही आशा रहती है कि भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे। तो उस हिसाब से मैं जिस परिवार में जन्म लिया वो मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। और वही चीज़ें मेरे माँ बाप ने भी फेस करी है कि किस समय खाना मिलता है, किस समय नौकरी पे जाते हैं, कैसा पैसा कमाया जाता है। तो मेडिकल की पढ़ाई से लेकर यहाँ तक आने में बड़ा मैंने स्ट्रगल किया। तो आज सब कुछ होने के बाद भी जो वो नज़रिया मेरा है कि जब मैं उनको देखता हूँ तो वो रिक्वायरमेंट्स मेरी याद आने लगती है कि उस समय मुझे भी इस चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत इतना अच्छा नहीं है कि हम सब चीज़ों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर एक समाज सेवक होता है, तो कम से कम आप मैदान में उतर कर उनकी सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। जी जी जी। तो जैसा आपने कहा कि सोशली आपको मतलब लोगों की तकलीफ है क्योंकि आप उस चीज़ से गुजरे हैं,
तो आपने इसलिए मदद की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पर्सनल लेवल पर कि आपका एजुकेशन क्या रहा, आपका ये जो आपने एक कब सोचा कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या और डॉक्टर बनने के बाद एक समाज सेवा का भी काम करूंगा? हाँ, एक्चुअली मेरे पिताजी पुराने समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी। तो उसके चलते मैंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, जैसे दवाइयाँ ना मिलना, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलना, कुछ डॉक्टर काम नहीं कर पाते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। जी। जी। उस हिसाब से जब मैं 9th क्लास में था, जब से ही मैंने सोचा था कि आगे चल के एक डॉक्टर बनूंगा और एक समाज सेवक बनूंगा। मेडिकल की पढ़ाई के बाद में साथ साथ मुझे अभी पिछले 6 वर्षों से मैं इंदौर में हूँ वापस, जब से आया हूँ, जी। और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहा हूँ। और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं, जी। क्योंकि उन्होंने ही हमेशा अपना हाथ पकड़ के ये समझाया है कि बेटा, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मानव सेवा। आपका पैसा, आपका धन दौलत यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन यदि आप किसी की सेवा करते हैं जी। तो वो हमेशा ज़िंदगी भर आपको याद रखता है। जी। सिर्फ उसी को देखते हुए मैं एक, मुझे दूसरे नाम से मैदानी डॉक्टर भी कहा जाता है कि आप पैदल चलकर सब लोगों की जी। सुरक्षा भी करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। जी। जी। हिमांशु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कई लोग हैं जो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो बाहर मतलब मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि जो एक मेन फोकस है कि समाज सेवा, जो पिछड़ा वर्ग है, जो सुविधाओं से जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो उनको ये सुविधाएं मिल पाए, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए, फाइनेंशियली सपोर्ट और मदद करने का इरादा तो सभी का होता है, लेकिन मेरे नज़रिए के अनुसार ऐसा है कि सबसे पहले आपको मदद करना है तो मददगार के लिए, मदद करने के लिए सबसे पहले आपके पड़ोसी की सलाह ज़रूर लें कि साहब, सबसे पहले आपको ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैदान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कई अकाउंट्स ऐसे चल रहे हैं, कई फेक अकाउंट्स भी चल रहे हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, ऑनलाइन नंबर डाल देते हैं, लोग मदद करने के हिसाब से उसमें पैसा ज़रूर डाल रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरा नज़रिया यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने पड़ोसी की सेवा करें। क्या उसके घर में खाने को है, क्या आपको कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट लग रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे बड़ी मदद कुछ नहीं हो सकती। जी। 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 मैं आपसे यही कहूँगी, कार्यक्रम के अंत में जानना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो सेवा करना चाह रहे हैं, जो आपके जैसे डॉक्टर बनकर निकलेंगे अब, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कोविड है, आज है, कल चला जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आती जाती रहती हैं, क्योंकि एक कहते हैं महामारी 100 वर्षों में एक बार आती है, ये फेज तो निकल जाएगा, लेकिन जीवन में वो आपके जैसा कुछ कर पाए, समाज सेवा कर पाए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा यंगस्टर को और जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए, कि देखो, मानव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। आगे चलकर भी आज कोरोना महामारी ने हमें जीना सिखा दिया, प्रकृति का स्वरूप दिखा दिया। हमने जितनी गलतियां करी थी, लोग आज त्राहिमाम करके हर भगवान, हर नगरी, हर जगह घूम रहे कि भगवान सब ठीक कर दे, सिर्फ ये कोरोना को हटा दे। बस केवल जीवन का महत्व बहुत बताया है कोरोना सिर्फ जीवन का महत्व आपको समझाया है इस कोरोना ने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आप इसी पगडंडी पे हमेशा चलते रहे कि लोगों की सेवा करते रहे। जिस तरीके से आपके जो भी सीनियर्स रहे हैं, जिन्होंने आज तक काम किया है, जो भी आपके आइडियल या जो व्यक्ति रहते हैं हमारी नज़र में कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है या ऐसा, हमेशा पैसे को महत्व न दें, सिर्फ एक समाज सेवा करें और मानव जीवन की जो हमारी गरिमा है उसको फॉलो करें और उनकी सेवा करते रहे लगातार। यही कहना चाहूँगा बस। डॉक्टर हिमांशु जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप कार्यक्रम में आए। थैंक यू सो मच। आप पूरी दूरदर्शन की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का समापन मैं अपनी कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी कि अंधेरों से बेवजह खौफजदा ना रहें, अंधेरों से बेवजह खौफजदा ना रहो, अंधेरा है तो उजाले का दौर भी आएगा, अंधेरा है तो उजालों का दौर भी आएगा, है वक्त बुरा अभी तो क्या हुआ, है वक्त बुरा अभी तो क्या हुआ, सूरज नई सहर के साथ उम्मीदों को फिर लाएगा, सूरज नई सहर के साथ उम्मीदों को फिर लाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मुझे यानी गीतांजलि कश्यप को अब अनुमति दें। नमस्कार।
महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। अनेकता में एकता की पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मणिपुर की मान्यताएं और विश्वास। मणिपुर का पाइखोम्बा इबोधोई, जिसे पाफेल भी कहते हैं, गहरी आस्था से जुड़ा ये दिव्य प्राणी सर्प शरीर और मृग सींघें रखने वाला अजदह ड्रैगन के रूप में दर्शाया जाता है। इसके 364 रूप हैं, जिसमें हर अवस्था की अलग मान्यता है। इनका वास गुफाओं